हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईजीएसटी एक्ट 2017 यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। देखो, हम सबको पता है, हमने बहुत बार बात की है कि एट प्रेजेंट इंडिया में जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है वो लगता है आपका जीएसटी। और जो ये जीएसटी है इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जो आपके वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, उन सबको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। यानी अब वो नहीं लगते, उनकी जगह पे आपका जीएसटी लगाया जाता है। दूसरा, हमें ये भी पता है कि हमारे इंडिया में जो जीएसटी है वो ड्यूअल जीएसटी लगता है, ड्यूअल मॉडल पे लगता है कि किसी भी सप्लाई के ऊपर जो जीएसटी लगाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लगाती हैं, यानी दोनों को ही राइट है जीएसटी को कलेक्ट करने का। जब भी आपकी सप्लाई होती है इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट, कि आप हरियाणा में हो और हरियाणा में ही सप्लाई कर रहे हो, या पंजाब में हो तो पंजाब में ही कर रहे हो, यानी एक ही स्टेट में जिसमें आप सप्लायर भी वहीं पर है, रिसिप्टेंट भी वहीं पर है, तो उस केस में हमने हमेशा बोला है कि लगता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सीजीएसटी लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजीएसटी लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट। और अगर ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट हो यानी दो स्टेट्स के बीच में हो, तो यूनियन टेरिटरी के बीच में हो, तो ऐसे में आपका लगता है आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी और आईजीएसटी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। देखो, आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आईजीएसटी लगाएंगे वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और इसको मैनेज करने का जो राइट है वो आपके सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। यानी जो आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 था वही क्या करता है, यानी जो आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट था वही क्या करता है, इस आईजीएसटी को पूरा का पूरा मैनेज करता है। जो ये पावर्स हैं इसको वो आर्टिकल 269 के अंदर दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके साथ साथ जो आपका आर्टिकल 289 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि अगर कोई भी सप्लाई इंटर स्टेट हो रही है, यानी दो स्टेट्स के बीच में हो रही है जहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेट इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को राइट कभी भी नहीं होता कि वो क्या कर सके, उस सप्लाई के ऊपर टैक्स लगा सके। यानी कोई भी टैक्स जो दो स्टेट्स के बीच में आएगा वहाँ पर ना ही सप्लायर की ना ही रिसिप्टेंट की किसी भी स्टेट के पास किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट नहीं मिलता कि वो टैक्स लगाए। ना ही इंपोर्ट के केस में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को राइट होता है कि वो टैक्स कलेक्ट करे, और ना ही एक्सपोर्ट के केस में। यानी जहाँ पर भी दो सरकारें आ जाएंगी, यानी अगर विद इन दो स्टेटों के बीच में हो रहा होगा तो भी दो स्टेट आ गई हैं, या फिर अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो यानी दूसरी कंट्री ही आ गई है, तो उस केस में जो भी टैक्स लगाने का राइट होता है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होता। अब जो पार्लियामेंट है वो क्या करेगी, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो जीएसटी लगाएगी। कौन सा? आईजीएसटी। अब वो आईजीएसटी लगाने वाली है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी ज़रूरत थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे किसी भी गुड्स की, सर्विसेज की, या दोनों के कॉम्बिनेशन की सप्लाई के ऊपर टैक्स को लगाएगी, आईजीएसटी को लगाएगी। उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस की ज़रूरत थी, और इस चीज़ की रिक्वायरमेंट को देखते हुए बनाया गया आईजीएसटी एक्ट 2017। यानी आईजीएसटी एक्ट 2017 क्या है? एक ऐसा एक्ट जो प्रोविज़न प्रोवाइड करता है किस चीज़ से रिलेटेड, कि कैसे टैक्स लिवाई किया जाएगा, कैसे कलेक्ट किया जाएगा जब क्या होगी, इंटर स्टेट सप्लाई होगी किसी गुड्स की, सर्विसेज की, या उनके कॉम्बिनेशन की बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी एन एक्ट that describe the provisions for levy and collection of tax on supply of goods, services, or both by central government is known as IGST
एक्ट, यानी एक ऐसा एक्ट जो डिस्क्राइब करेगा वो सारे प्रोविजंस जिसके थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लिवाई करती है और कलेक्ट करती है टैक्स को किसकी सप्लाई पे, इंटर स्टेट सप्लाई पे किसी भी गुड्स की, सर्विसेज की या दोनों के कॉम्बिनेशन की, तो उसे हम बोलते हैं आईजीएसटी एक्ट। जो ये आईजीएसटी एक्ट है इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं आपके लिवाई से रिलेटेड और कलेक्शन से रिलेटेड। लिवाई हमने बात की है कि टैक्स की इम्पोजिशन और असेसमेंट से रिलेटेड होता है, और कलेक्शन उसको कलेक्ट करने से। इन प्रोविजंस को डिस्कस करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। ये वो डेफिनेशंस हैं जो इस एक्ट के किसी भी एक्ट के स्टार्टिंग में प्रेस्क्राइब होती हैं। इन डेफिनेशंस को हम स्टडी करेंगे। इनका मतलब क्या होगा कि जो भी वर्ड हम यहाँ पर समझेंगे कि जब भी वो वर्ड हमारी जगह किसी भी डिस्कशन में आएगा तो उसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, वो डेफिनेशन आप यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही है। डेफिनेशंस की बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है आपकी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, कि जब भी हम वर्ड यूज़ करेंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपकी प्रेस्क्राइब है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट का मतलब होगा कि हम बात कर रहे हैं सीजीएसटी एक्ट 2017 की, यानी सिर्फ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट लिखा होगा तो उसका मतलब हम यहाँ पर सीजीएसटी एक्ट 2017 यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017 की बात कर रहे हैं। ये 2017 ना भी लिखा हो तो भी ये चीज़ इम्प्लाइड होगी कि यहाँ पर जो एक्ट की बात हो रही है वो 2017 की बात हो रही है। दूसरी है आपकी सेंट्रल टैक्स। इनके सेक्शंस में साथ के साथ लिख रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो। सेंट्रल टैक्स, जहाँ पर भी सेंट्रल टैक्स वर्ड प्रेस्क्राइब होगा उसका मतलब होगा वो टैक्स जो लगाया गया है अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017, यानी सेंट्रल टैक्स जहाँ पर भी यूज़ होगा उसका मतलब होगा वो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है कौन से पे, यानी सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो टैक्स लगा है उसी को बोलते हैं हम सेंट्रल टैक्स। जो एसजीएसटी के अंदर लगता है उसे स्टेट टैक्स बोलते हैं, और जो आईजीएसटी के अंदर लगता है उसे इंटीग्रेटेड टैक्स बोलते हैं। तो जब भी सेंट्रल टैक्स लिखा आएगा उसका मतलब होगा वो टैक्स जो सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंडर लगाया गया है। थर्ड है आपका कॉन्टिन्यूस जर्नी। कॉन्टिन्यूस जर्नी आपका स्पेसिफाई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 3। देखो कॉन्टिन्यूस जर्नी अगर हम नाम से समझने जाएं तो एक ऐसी जर्नी जो लगातार चलती जा रही है। यानी देखो पहले क्या किया जाता था, पहले हम आज की बात करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं कि अगर क्या है, मान लो आप जा रहे हो दिल्ली टू मुंबई, तो दिल्ली टू मुंबई एंड मुंबई टू दिल्ली, यहाँ ये जो पूरी है ना ये पूरी एक जर्नी मानी जाती थी। चाहे आप क्या हुए होगे, दिल्ली से मुंबई गए हो, बीच में आपने कुछ काम किया होगा, किसी रीज़न से गए होगे, फिर मुंबई से दिल्ली आए, वो पूरी की पूरी सप्लाई के पर्पज़ से, यानी जब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो टिकट अगर बेची जा रही है, सप्लाई की जा रही है, उसके पर्पज़ से कर रहे हैं, तो पहले वो एक जर्नी मानी जाती थी। लेकिन अब क्या है, कॉन्टिन्यूस जर्नी का मतलब होगा जब क्या है, एक ऐसी जर्नी जहाँ पर बीच में कहीं पर भी रुका नहीं गया है, यानी कहीं पर भी बीच में जो पैसेंजर है डिसइम्बार्क नहीं हुआ है। डिसइम्बार्क यानी उतरा नहीं है। उतरने का मतलब है यहाँ पर ऐसा नहीं कि 1 सेकंड के लिए उतर गए, वो भी आपका काउंट हो गया, यानी किसी पर्पज से किसी काम से वो उतरा नहीं है, उसी को आप मानोगे कॉन्टिन्यूस जर्नी। तो यहाँ पर दिल्ली से मुंबई की जर्नी एक मानी जाएगी और मुंबई से दिल्ली की जर्नी दूसरी जर्नी मानी जाएगी। देखो कॉन्टिन्यूस जर्नी का मतलब होगा जब क्या है, एक सिंगल टिकट या मोर देन वन टिकट इशू की जा रही है एक सप्लायर के द्वारा या फिर उसके एजेंट के द्वारा, और एक वो जो टिकट है वो किसी ऐसी जर्नी के लिए है जिसमें कोई भी स्टॉप ओवर नहीं है, यानी कहीं पर भी रुका नहीं जा रहा है, तो जो क्या होगा, जो वो पूरी जर्नी होगी उसे कॉन्टिन्यूस जर्नी माना जाएगा। चाहे टिकट मल्टीपल क्यों ना इशू हुई हो, यानी अगर क्या है, चाहे आपने 2 टिकट क्यों ना खरीदी हो, तो भी क्या होगा, एक ऐसी जर्नी जहाँ पर आप बीच में रुके नहीं हो, डिसइम्बार्क नहीं हुए हो, वो पूरी की पूरी जर्नी सप्लाई के पर्पज़ से एक अकेली जर्नी मानी जाएगी। यानी एक जर्नी जिसके लिए एक या एक से ज़्यादा टिकट इशू की गई हैं और उसके बीच में कहीं पर उतरा नहीं गया है, तो
तो IGST एक्ट के पर्पज़ से आप उसे एक कॉन्टिन्यूस जर्नी ट्रीट करोगे। कोई भी बीच में स्टॉप ओवर नहीं होना चाहिए। स्टॉप ओवर का मतलब है कहीं पर भी पैसेंजर डिसइम्बार्क नहीं होना चाहिए, उतरा नहीं होना चाहिए, तभी आप मानोगे कि वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूस जर्नी है। फोर्थ है आपकी कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। प्रेस्क्राइब है ये आपकी सेक्शन 2 सबसेक्शन 4। देखो, कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया का मतलब है कस्टम एरिया, यानी वो एरिया जहाँ पर कस्टम लगता रहेगा। देखो, जो आपका कस्टम एक्ट है, आपका कस्टम एक्ट 1962 होता है, कस्टम एक्ट 1962, उसका सेक्शन 2 ये एक्सप्लेन करता है कि कौन कौन सी कस्टम एक्ट की बाउंड्री है, यानी कहाँ कहाँ पर सामान बाहर से आएगा तो कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो कस्टम फ्रंटियर का मतलब है वो एरिया जो कस्टम मतलब वो एरिया जो कस्टम एरिया कहलाने में आता है, जहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगती है, यानी वो लिमिट्स जहाँ पर कस्टम एरिया, जहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगती रहेगी, जो कस्टम एरिया होगा उसको बोलते हैं हम कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, यानी वो स्पेस, वो एरिया जहाँ पर कस्टम लगाया जाता है। फिफ्थ है आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ये आपका स्पेसिफाई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब होगा जब भी क्या है, गुड्स जो हैं इंडिया से बाहर लेके जाई जाएंगी इंडिया से। देखो, एक्सपोर्ट नॉर्मल एक्सपोर्ट ही है कि इंडिया में सामान है और इंडिया में गुड्स हैं और आप उनको आउट ऑफ इंडिया लेके जाओगे तो उसे हम बोलेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ऑलमोस्ट सबके मीनिंग हमें पता है, बट फिर भी एक बार एक्ट के पर्पज़ से इनको क्या बोला जा रहा है एक बार हम डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, अगर आप इन्हें सीरियल ऑर्डर में याद करोगे तो आपको सेक्शन ईजिली याद हो जाएंगे। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब होगा, देखो यहाँ पर जैसे गुड्स एक्सपोर्ट हो रही थी, अब हम सर्विस की बात कर रहे हैं, तो सर्विस एक्सपोर्ट कब होंगी, जब क्या है, सप्लायर सर्विसेज का, यानी सर्विस को प्रोवाइड करने वाला सप्लायर ऑफ सर्विसेज इंडिया में है। देखो, एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया की चीज़ बाहर जाएगी, तो सप्लायर जो सर्विस देगा वो इंडिया का है। जो रिसिप्टेंट है सर्विसेज का, यानी जो सर्विस लेगा वो आउट ऑफ इंडिया है। प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी जहाँ पर सर्विस दी जाएगी वो भी कहाँ होनी चाहिए, इंडिया से बाहर जाना है तो वो होगी आउटसाइड इंडिया। जो पेमेंट की जाएगी वो होगी कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में, यानी एक ऐसी फॉरेन एक्सचेंज जिसको आप कन्वर्ट कर सको, यानी एक करेंसी से दूसरी करेंसी में चेंज हो सके, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट की जाएगी। और जो सप्लायर होगा सर्विसेज का और जो रिसिप्टेंट होगा, दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं होंगे। डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मैंने आपको बोला था, सेम पैन नंबर के अंदर रजिस्टर्ड डिफरेंट जीएसटी नंबर, यानी अगर एक पर्सन क्या है एक पैन पे मल्टीपल जीएसटी नंबर ले सकता है, तो यानी मान लो उसके पास 5 बिजनेसेस है तो वो पाँचों के लिए अलग अलग लेके बैठा है, या अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेके बैठा है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो डिस्टिंक्ट पर्सन है, यानी एक ही पैन के अंदर रजिस्टर्ड 2 पर्सन है, यानी एक ही पर्सन के 2 बिजनेसेस हैं, एक आउट ऑफ इंडिया है, एक विद इन इंडिया है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। सप्लायर इंडिया में होना चाहिए, रिसीवर बाहर होना चाहिए, सर्विस भी बाहर दी जानी चाहिए, जो पेमेंट है वो कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में आनी चाहिए, और यहाँ पर हम डिस्टिंक्ट पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो पर्टिकुलर सप्लाई होगी उसे हम बोलेंगे एक्सपोर्ट किया जा रहा है सर्विसेज का। फिर 7th है आपकी फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट। फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट, फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट आपकी स्पेसिफाई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। फिक्स इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है, देखो एक तो होती है बिजनेस की रजिस्टर्ड प्लेस, यानी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिक्स इस्टेब्लिशमेंट की, तो देखो फिक्स इस्टेब्लिशमेंट क्या होगी, वो प्लेस जो आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो आपकी रजिस्टर्ड प्लेस है, उससे अलग कोई और प्लेस जो क्या है आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल सूटेबल है, यानी वहाँ पर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टेक्निकल भी ह्यूमन भी, और वहाँ पर क्या करते हो आप, सप्लाई को रिसीव भी करते हो,
सब वहाँ से अपनी सर्विसेज को सप्लाई भी करते हो, रिसीव भी करते हो वहाँ पर सर्विसेज को, और उनका यूज़ भी करते हो, तो उसे बोला जाएगा फिक्स इस्टेब्लिशमेंट। यानी जो आपकी रजिस्टर्ड प्लेस है बिजनेस की, उससे अलग कोई प्लेस जो आपके बिजनेस के लिए कम्प्लीटली सूटेबल है, वहाँ पर आपके टेक्निकल रिसोर्स भी हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी हैं, स्ट्रक्चर वगैरह वहाँ की बिल्कुल सूटेबल है आपके लिए, वहाँ से आप सर्विसेज सप्लाई भी करते हो, रिसीव भी करते हो जो सर्विसेज आपको चाहिए, और वहाँ पर उनका यूज़ भी करते हो। यानी आपकी रजिस्टर्ड प्लेस से अलग कोई और प्लेस जो आपके बिजनेस के लिए सूटेबली आप यूज़ कर रहे हो, उसे हम बोलेंगे फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। 8th है हमारी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। जब भी बात करेंगे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन स्टेट्स एक्ट की, जो आपका प्रेस्क्राइब है सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में, तो उसका मतलब होगा कि हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 की। जैसे हमने बोला था ना CGST एक्ट, जहाँ पर भी हम बोलेंगे तो हम बात कर रहे होंगे CGST एक्ट 2017 की, वैसे ही जहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट की बात होगी, तो उसका मतलब हम 2017 में जो कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट बना था उसकी बात कर रहे हैं। 9th है आपकी गवर्नमेंट, जो आपकी स्पेसिफाई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में। तो जब भी IGST एक्ट में गवर्नमेंट वर्ड यूज़ होगा तो उसका मतलब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि देखो IGST आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट का वहाँ पर रोल नहीं होता। तो जब भी IGST एक्ट में हम गवर्नमेंट वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। 10th है आपका इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब होता है जब भी जो सामान है आउटसाइड इंडिया से इंडिया में लाया जाएगा। यानी देखो, बाहर से सामान इंडिया में आता है उसी को इम्पोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब होगा, थोड़ी बहुत वेरिएशन ग्रामेटिकली हो सकती है, यहाँ पर हम ग्रामेटिकली एक्सप्रेशंस की बात नहीं कर रहे, बट जो सामान इंडिया में लाया जाएगा किसी ऐसी प्लेस से जो इंडिया के बाहर है, तो उसे हम बोलेंगे इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जो कि आपका स्पेसिफाई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में। 11th है आपका इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज आपका स्पेसिफाई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब होगा, देखो इम्पोर्ट में क्या है, बाहर से सामान अंदर आता है, यानी जो सप्लायर होगा वो आउटसाइड इंडिया होगा, सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रिसिप्टेंट इन इंडिया, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी यानी जो जहाँ पर सर्विस दी जाएगी वो भी इंडिया। जैसे वहाँ पर क्या था, एक्सपोर्ट में साथ दोनों चीज़ बाहर हो रही थी, यानी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो बाहर थी और आपका रिसिप्टेंट भी बाहर का था। यहाँ पर इंपोर्ट है तो इंडिया में सामान आ रहा है, यानी सर्विस आ रही है, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो भी इंडिया होगी। यानी सप्लायर बाहर का, रिसिप्टेंट इंडिया का, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया की, तो हम मानेंगे कि क्या हो रहा है, सर्विसेज का इम्पोर्ट हो रहा है। 12th है आपका इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स आपका स्पेसिफाई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में। ये मैंने जैसे अब जो इंटीग्रेटेड टैक्स है वो आपका स्पेसिफाई है, हम बात कर रहे थे सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में। और इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब होगा यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बोला था कि IGST एक्ट के अंदर जो लगता है उसे इंटीग्रेटेड टैक्स बोलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है उसे सेंट्रल टैक्स बोलते हैं, और जिसे स्टेट गवर्नमेंट लगाती है SGST उसे हम स्टेट टैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब होगा वो टैक्स जो IGST एक्ट के अंदर लगाया गया है। 13th है हमारा इंटरमीडियरी आपका स्पेसिफाई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में। जब भी हम इंटरमीडियरी वर्ड को यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होगा, देखो जैसे इंटरमीडियरी कौन होते हैं, जो बीच में काम करते हैं, तो यहाँ पर हम उसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी पर्सन, चाहे वो ब्रोकर है, चाहे वो एजेंट है, या कोई और पर्सन है, चाहे आप उसे किसी भी नाम से क्यों ना बुलाओ, जो क्या करता है, दो पर्सनस के बीच में क्या कर रहा है, यानी सप्लायर और रिसीवर के बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है,
किसी भी गुड्स सर्विसेज या उनके कॉम्बिनेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, किसी भी टाइप की सप्लाई के लिए वो बीच में काम कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे इंटरमीडियरी। बट इंटरमीडियरी कभी भी पर्सनल पर्पस से काम नहीं करेगा, यानी वो अपने लिए ही कुछ खरीदेगा नहीं। यहाँ पर जो वो क्या करेगा, सिर्फ सप्लायर और रिसीवर के बीच में एज अ मीडिएटर काम करेगा। फिर नेक्स्ट है आपकी लोकेशन ऑफ रिसिप्टेंट ऑफ सर्विसेज, कि जो आपके सर्विस को रिसीव करने वाला है, जिसे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, उसकी लोकेशन क्या कंसीडर की जाएगी। तो देखो, अगर जो है वो जो सप्लाई है वो रिसीव कर रहा है अपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, यानी मेन प्लेस पे, तो उस केस में जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा उसी को मानेंगे हम लोकेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज। यानी रजिस्टर्ड एड्रेस अगर क्या है, वो सप्लाई रिसीव कर रहा है, सर्विसेज रिसीव कर रहा है अपनी प्रिंसिपल प्लेस पे। अगर क्या कर रहा है, वो किसी और जगह पर रिसीव कर रहा है रजिस्टर प्लेस को छोड़ के, तो ऐसे में जो उसकी फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट की लोकेशन होगी, हमने बोला था रजिस्टर प्लेस से अलावा अगर वो किसी जगह से बिजनेस करता है उसे तो हम फिक्स इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। तो अगर वो रजिस्टर प्लेस के अलावा किसी जगह पे सर्विसेज रिसीव कर रहा है तो जो लोकेशन होगी उसकी फिक्स इस्टेब्लिशमेंट की, उसे हम लेंगे लोकेशन ऑफ रिसिप्टेंट ऑफ सर्विसेज। थर्डली, अगर वो क्या कर रहा है, सर्विसेज जो है एक से ज़्यादा जगह पे रिसीव कर रहा है, यानी मल्टीपल प्लेसेस पे कर रहा है, तो वो फिक्स इस्टेब्लिशमेंट जो क्या है सबसे ज़्यादा कंसर्न है, सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है उस पर्टिकुलर से, उस सप्लाई से, तो वही उस पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट की लोकेशन, यानी लोकेशन ऑफ फिक्स इस्टेब्लिशमेंट विच इज़ मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न, उसी को आप मानोगे प्लेस ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज। एंड लास्टली, कि अगर क्या है तीनों में से कोई भी चीज़ जो है अवेलेबल नहीं है, कोई भी प्लेस अवेलेबल नहीं है, ना उसका कोई रजिस्टर्ड प्लेस है, ना ही उसकी कोई फिक्स एस्टैब्लिशमेंट है, तो ऐसे में जो रिसिप्टेंट है उसका जो रेसिडेंस की प्लेस है, रेसिडेंशियल एड्रेस है, उसी को आप मान लोगे लोकेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज। यानी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रिसीव कर रहा है तो रजिस्टर्ड प्लेस, अगर इस किसी और जगह पे कर रहा है तो फिक्स इस्टेब्लिशमेंट, अगर मल्टीपल फिक्स इस्टेब्लिशमेंट पे कर रहा है तो जो सबसे ज़्यादा डायरेक्टली कंसर्न है सप्लाई से उसका एड्रेस, अदरवाइज जो उसका रेसिडेंस होगा। 15th है आपकी लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। ये तो रिसिप्टेंट की थी, अब सप्लायर की लोकेशन कौन सी मानी जाएगी। जो सप्लायर की लोकेशन है वो भी ऐसे ही डिसाइडेड होगी, अगर क्या है वो अपनी रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से सप्लाई कर रहा है तो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, अगर वो किसी और जगह से सप्लाई कर रहा है तो लोकेशन ऑफ फिक्स एस्टैब्लिशमेंट, अगर वो मल्टीपल प्लेसेस से सप्लाई कर रहा है तो जो मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न है वो, और अगर उसकी तीनों में से कोई प्लेस अवेलेबल नहीं है तो जो उसकी रेसिडेंशियल प्लेस है उसी को मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। 16th है आपकी नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिप्ट। देखो, ऑनलाइन रिसिप्ट हो रही है और वो भी किस चीज़ की, जो कि नॉन टैक्सेबल है। तो ये क्या कह रहे हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी लोकल अथॉरिटी या फिर कोई भी पर्सन जो क्या कर रहा है, किसी भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है किसी और पर्पस से, यानी बिजनेस को पर्पस को छोड़ के किसी और पर्पस से रिसीव कर रहा है, वो भी किसी टैक्सेबल टेरिटरी में। रिपीट कर रही हूँ, देखो एरिया तो टैक्सेबल ही है, टेरिटरी तो टैक्सेबल है, यानी ऐसा एरिया है जहाँ पर नॉर्मल टैक्स लगाया जाता है, लेकिन कोई जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, चाहे वो पर्सन गवर्नमेंट रही हो, कोई नॉर्मल पर्सन रहा हो, जो क्या कर रहा है, ऑनलाइन कोई इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, और उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का पर्पज़ उसका बिजनेस का नहीं है, यानी बिजनेस के पर्पज़ से अलग किसी और पर्पज़ के लिए ऑनलाइन वो किसी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, तो ऐसे में चाहे एरिया टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर क्यों ना आ रहा हो, वो जो सप्लाई होगी वो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिप्ट मानी जाएगी। यानी जब वो हम बिजनेस के पर्पस से उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर रहे तो हम उसे टैक्सेबल नहीं मानेंगे, यानी ऑनलाइन कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है टैक्सेबल टेरिटरी में लेकिन बिजनेस के पर्पस से नहीं है तो वो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिप्ट मानी जाएगी। देन नेक्स्ट है आपकी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस असेस और रिट्राइवल
सर्विसेज, ये स्पेसिफाई हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस असेस और रिट्राइवल सर्विसेज का मतलब होगा वो सर्विसेज जो ट्रांसफ़र की जा रही हैं, दी जा रही हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। यानी आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हो, और वो सप्लाई पर्टिकुलर ऐसी है कि आप क्या है उसे बिना ऑनलाइन यानी बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किए सप्लाई कर ही नहीं सकते। यानी जहाँ पर क्या है ऑनलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर जो है ह्यूमन की इंटरवेंशन बहुत कम है, जहाँ पर मेजर रोल आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, तो उसे बोला जाएगा वो इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन जो है प्रोवाइड की जा रही है, यानी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस असेस और रिट्राइवल सर्विसेज। जैसे आप ई बुक की बात करें, मूवी की बात करें, या फिर एडवर्टाइजिंग की बात करें इंटरनेट पे, ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, तो जब हमने इनके आगे ऑनलाइन वर्ड ही लगा दिया तो आप इनको बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कर ही नहीं सकते। तो ये सारी सर्विसेज आपकी इस सेक्शन के अंदर कंसीडर होंगी। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का मतलब होगा, देखो आउटपुट टैक्स यानी जो आउटपुट के ऊपर लगेगा, यानी वो सारा टैक्स, वो इंटीग्रेटेड टैक्स जो क्या है किसी भी गुड्स सर्विसेज या कॉम्बिनेशन की सप्लाई के ऊपर लगेगा, चाहे वो टैक्सेबल पर्सन खुद लगाए चाहे उसका एजेंट लगाए, उसे हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स, यानी वो टैक्स जो आउटपुट के ऊपर दिया जाता है। फिर है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो स्पेसिफाई है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 19 में। तो यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब वही होगा जो इसे स्पेशल जोन एक्ट 2005 में दिया गया है। यानी जो नॉर्मल स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है वही यहाँ पर कंसीडर होगा। हमें इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या आएगा। आप सिर्फ इतना समझो कोई ऐसा जोन जहाँ पर कोई स्पेशल कंडीशन है, तो यहाँ पर जो उस एक्ट में एक्ट 2005 में स्पेशल जोन इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 में प्रेस्क्राइब है, वही मीनिंग यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का माना जाएगा। फिर है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर भी यहाँ पर वही माने जाएंगे जो कि सेक्शन 2 के क्लॉज जी में, ये तो था आपके एक्ट 2005 के सेक्शन 2 में प्रेस्क्राइब था, उसी के क्लॉज जी में स्पेसिफाइड है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर कौन होंगे। यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर का मतलब वही होगा। इसके साथ साथ जो वहाँ पर को डेवलपर के लिए डेफिनेशन दी गई है वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड मानी जाएगी। देन है आपकी सप्लाई। यहाँ पर सप्लाई का मीनिंग वही होगा जो कि आपका हमने CGST एक्ट 2017 में हमने पीछे पढ़ा था, सेक्शन 7 आपका सप्लाई से रिलेटेड है कि इसके अंदर सारे कौन सी सप्लाई मानी जाती हैं, वो सेल बार्टर हमने सारा पीछे स्टडी किया था, वही मीनिंग सप्लाई का यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है आपकी टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब होगा वो टेरिटरी जहाँ पर क्या होंगे इस एक्ट के प्रोविज़न अप्लाई होंगे, यानी जहाँ पर टैक्स लगता है उस एरिया को बोला जाएगा टैक्सेबल टेरिटरी। यानी IGST एक्ट के प्रोविज़न जहाँ जहाँ अप्लाई होंगे उसे बोला जाएगा टैक्सेबल टेरिटरी। फिर है आपका ज़ीरो रेटेड सप्लाई। ज़ीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है वो सप्लाई जिसके ऊपर जो टैक्स है वो ज़ीरो रेट से लगता है। यानी जो हमने बोला था जब भी कोई यहाँ पर जब भी हम ज़ीरो रेट, चलो यहाँ वहाँ को छोड़ो, जब भी हम यहाँ पर ज़ीरो रेटेड सप्लाई की बात करेंगे उसका मतलब होगा वो सप्लाई जिनके ऊपर टैक्स ज़ीरो रेट से लगता है। वो कौन सी है, एक एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज, या फिर बोथ। यानी जब भी आप सप्लाई एक्सपोर्ट करोगे वो, और दूसरा जब भी जो सप्लाई है किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर को होगी तो उस केस में भी वो सप्लाई जो है ज़ीरो रेटेड होती है। लास्ट डेफिनेशन है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड एंड नोट डिफाइंड इन IGST एक्ट। ये कह रहे हैं कि अगर कोई कोई वर्ड ऐसा है जो IGST एक्ट में यूज़ तो किया गया है बट उसकी डेफिनेशन हमें नहीं बताई गई है,
तो ऐसे में उस एक्ट का मतलब क्या मानोगे, सॉरी उस वर्ड का मतलब क्या मानोगे, तो ये बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जो आपके आईजीएसटी एक्ट में प्रेस्क्राइब नहीं है लेकिन वो आपके सीजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट या एसजीएसटी एक्ट किसी में भी प्रेस्क्राइब है, तो आईजीएसटी एक्ट में भी उसका मतलब वही माना जाएगा जो उन पर्टिकुलर एक्ट में बताया गया था। यानी जो वर्ड आईजीएसटी में अलग से नहीं बताए गए उनका मतलब वही है जो आपके बाकी सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट में है, वही मतलब यहाँ पर माना जाएगा। तो ये थी सारे डेफिनेशन आईजीएसटी एक्ट की। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स इन आईजीएसटी एक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट हैं, सारी सेक्शंस के साथ याद करना इजीली हो जाएंगी क्योंकि सेक्शंस वही हैं अगर आप इन्हें सीरियल ऑर्डर में याद कर लेते हो। आई होप समझ में आई होंगी सारे डेफिनेशंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।